दोस्तों आप में से किसी ना किसी ने किसी ऐसे बंदे को ये कहते तो सुना होगा कि कुछ ऐसे हिडन पावर्स रखने वाले लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो इस दुनिया के पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और इवन आपने ये रील्स में किसी ना किसी से सुना होगा या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मगर फिर कहा यह जाता है कि वो लोग अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिक क्यों नहीं करवाते, क्या इनको फेमस होने से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों चाहे वो लोग एग्जिस्ट करते हों या नहीं, लेकिन एक ऐसी कंपनी जरूर है जिसकी शुरुआत ना तो बहुत ज्यादा पुरानी है और ना ही इसके पास अपने स्टार्ट में इतनी ज्यादा पावर थी कि आज की दुनिया की ऐसी पावरफुल कंपनी बन जाए जो इवन अगर पूरी दुनिया क्राइसिस में हो तो एक सुपरमैन की तरह डूबी हुई दुनिया को बाहर निकाल कर रख दी। और इवन आप में से कुछ लोगों को तो हिंट मिल चुका होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लैक रॉक कंपनी की। इन सिंपल वर्ड्स आपको यूट्यूब पर इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, मगर एज सच इन सिंपल लैंग्वेज कोई नहीं मिलेगी। So keep watching at last. Hello friends, my name is Avais. Today we're gonna talk about the biggest company of world, BlackRock. BlackRock एक ऐसी कंपनी है जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट कंट्री अमेरिका भी मदद लेने से नहीं कतराता। 2008 का क्राइसिस हो या फिर 2020 का कोविड पैंडेमिक, जब भी अमेरिका को किसी से मदद की जरूरत होती है तो उसका वाहिद सहारा होती है BlackRock। ये कंपनी $10 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स को मैनेज करती है और इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाना चाहिए कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री जिसकी टोटल GDP $5 ट्रिलियन के करीब है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी GDP अमाउंट है और BlackRock इससे 2 गुना ज्यादा फंड्स को मैनेज करती है। दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, मेटा जैसी बड़ी कंपनीज आज BlackRock की तरफ से ही मैनेज करी जाती हैं। अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे बड़े कंट्रीज को कंट्रोल कर सकती है और वो भी अकेले। दिस कंपनी इज लाइक अ शैडो बैंक। दोस्तों आज के दिन हम जो खा रहे हैं, जो बीमारी के वक्त मेडिसिन ले रहे हैं, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं BlackRock जरूर इन्वेस्ट कर रहा है। और दोस्तों हाल ही में रशिया और यूक्रेन वॉर में जब यूक्रेन की इकोनॉमी फुली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो तब यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन फंड्स की अथॉरिटी BlackRock को दी थी। और फिर इतना सब होने के बाद भी ये कंपनी ना तो आपको आपकी रील्स में दिखेगी और ना ही यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो बताता चलो इस कंपनी ने टॉप नॉच मीडिया चैनल्स में भी अपना अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है और ये इन सबको भी अपने इशारों से कंट्रोल करती है। लेकिन सवाल आता है कि यार ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, आखिर कैसे? तो चलिए चलते हैं इसके पास्ट में। ये है लैरी फिंक, CEO ऑफ BlackRock कंपनी। लैरी फिंक एक कॉमन आर्म से यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे और ये अपने बचपन में ही फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इनका मानना था कि मनी इज मोर एंड मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल पावर, यानी जिसके पास पैसा है दुनिया उसी की है। तो ईयर 1976 लैरी ने अमेरिकन स्टॉक फर्म बोस्टन फर्स्ट में एज ए सिक्योरिटी ट्रेडर जॉब की और 8 साल की हार्डवर्क के बाद 1984 में कंपनी के MD बने और अब तक इनकी उम्र 31 साल हो चुकी थी। और फिर इन्होंने अपनी निगरानी में कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट गेन करवाया था, जिसके बाद इनका नाम फाइनेंस की दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत रखने लगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। 1986 में इनकी कैलकुलेशन में एक माइनर मिस्टेक हुई जिससे कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हुआ और फिर इस बड़े लॉस के बाद लैरी की 10 साल की हार्डवर्क को सिर्फ 1 मिनट में ही फायर कर दिया गया। सच अ हर्टिंग टाइम फॉर लैरी फिंक। सो ही डिसाइडेड, इसने सोचा और फैसला किया अब वो दोबारा अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को किसी और को बड़ा करने के लिए यूज नहीं करेगा और अब वो खुद की फर्म ओपन करेगा। और फिर उनको मिले उनकी आने वाली न्यू बोर्न कंपनी के पार्टनर स्टीफन श्वार्ज़मैन, जो कि लैरी की हिडन क्वालिटीज को पहचान चुके थे और उनको इस बात का पता था कि लैरी इनको प्रॉफिट कमा कर नहीं देगा बल्कि इनके लिए एक सोने की चिड़िया की तरह काम करेगा। इन्होंने लैरी को $5 मिलियन दिए और फिर इसके बाद 7 पार्टनर्स की तरफ से मिलकर ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड की बुनियाद रखी गई। और देखा जाए तो 1988 में ही BlackRock कंपनी चालू हो चुकी थी और इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड थी और स्टिल 1996 में ही ये कंपनी $53 बिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रही थी और बहुत बड़ी कंपनीज अपना पैसा इसे दे रही थी। लेकिन 1994 में ही स्टीफन श्वार्ज़मैन ने अपने 35% शेयर्स को $240 मिलियन में लैरी को ही सेल कर दिया था। सच अ ऑड फीलिंग्स। ये बात ज्यादा हजम नहीं हो रही कि स्टीव ने अपने शेयर्स आखिर क्यों बेच दिए, हत्ता कि कंपनी तो बहुत रैपिड ग्रोथ कर रही थी। तो इस बात की वजह यह है कि कंपनी का काम बहुत रिस्की था। इवन एक 0.0001 की भी मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशंस में तो कंपनी अपनी नेटवर्थ के जितना कर्जे में डूब जाएगी। इसलिए स्टीव ने अपने आप को इस कंपनी से सेपरेट कर लिया और इवन इनके जाने के बाद लैरी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इन्होंने कंपनी का नाम ब्लैकस्टोन से बदलकर BlackRock रख दिया। और आज के टाइम पर अगर ये स्टीव जिंदा हो गए तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी,
क्योंकि इनके 35% शेयर्स की वैल्यू आज के टाइम पर $50 बिलियन थी। और इतना चेंज होने के बाद भी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वैसा का वैसा ही रहा। और ईयर 1999 में ब्लैकस्टोन ने $14 की प्राइस में अपना पहला IPO लॉन्च किया और इनको $900 मिलियन की फंडिंग मिली। और इस ओकेजन के कुछ ही दिनों के बाद कंपनी $165 बिलियन के एसेट्स को मैनेज करने लगी थी। और लैरी के मास्टरमाइंड को ये बात भी बहुत तंग कर रही थी कि अगर उनको और ज्यादा आगे बढ़ना है तो अपने कंपेटिटर्स का कोई ना कोई हल तो जरूर करना होगा। तो उन्होंने इन कंपनीज को ही खरीदना शुरू कर दिया। साल 2006 में इन्होंने मैरिल लिंच कंपनी को खरीदा और फिर इससे 3 साल के बाद बार्लेस इन्वेस्टर्स को भी खरीद लिया। तब से ब्लैक रॉक वर्ल्ड वाइड मार्केट में द ओनली वन बिग बॉस बन गया, जिसका उस वक्त में कोई कंपेटिटर नहीं था। और अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो आखिर भाई ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है? तो दोस्तों ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के एसेट्स और बड़े बड़े कंट्रीज के फंड्स को मैनेज करती है। ये कंपनी इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और स्टॉक्स को रेगुलेट करती है और फिर रियल एस्टेट सेक्टर को भी डील करती है। इस कंपनी के 38+ कंट्रीज में ऑफिसेज हैं और 100+ कंट्रीज में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और ये कंपनी सभी सब कॉन्टिनेंट्स पर राज करती है और आज के टाइम पर $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा के फंड्स को मैनेज करती है। और दिस अमाउंट कम्स एट द 3rd रैंक आफ्टर US एंड चाइना GDP। दोस्तों इस कंपनी ने अपनी शोहरत इतनी आसानी से हासिल नहीं की। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जिन पर सवाल उठाए जा चुके हैं। इस दुनिया में 2 ऐसे बड़े बड़े क्राइसिस जिनकी वजह से इस दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी। लेमन क्राइसिस ऑफ 2008 एंड कोरोना पैंडेमिक। जब पूरी दुनिया में हर किसी को लॉस हो रहा था तो तब भी इस दुनिया में सिर्फ एक कंपनी थी जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा था और वो थी ब्लैक रॉक। साल 2008 के क्राइसिस में अमेरिका समेत बड़े बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी लॉस हो चुकी थी और लाखों लोग जॉबलेस हो चुके थे और बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी थी। और एट दैट टाइम उस वक्त ब्लैक रॉक की प्रॉफिट इनकम में 23% इंक्रीज देखने को मिल रहा था। दिस इज टू सरप्राइजिंग। जब हर कोई लॉस का शिकार हो रहा है तो सिर्फ एक कंपनी प्रॉफिट कैसे शो कर सकती है? और इवन इसके बाद अमेरिका को इस क्राइसिस से निकालने के लिए भी ब्लैक रॉक ने अपना प्रॉफिट बनाया। गवर्नमेंट ने जब लैरी फिंक से सोल्यूशन मांगा तो लैरी ने बहुत सारे बैंक्स को लोन देने का फैसला किया और गवर्नमेंट ने भी बैंक्स को पैसा दिया ताकि सोसाइटी में पैसे को आम किया जा सके। और उस वक्त भी लैरी ने अपने प्रॉफिट को ऑन द टॉप रखा और ज्यादातर उन बैंक्स को लोन दिया जिनमें इनकी इन्वेस्टमेंट थी। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि इस क्राइसिस को लाने वाले भी लैरी ही थे। जब ब्लैक रॉक ने बहुत ज्यादा पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिनको लॉस हो रहा था और फिर उनको दोबारा भी लॉस हुआ तो इससे ये क्राइसिस देखने को मिला। एंड आफ्टर दिस इन 2020 इस दुनिया को एक और बड़ा शॉक लगा था। तो फिर उस वक्त भी ब्लैक रॉक ने 22% प्रॉफिट शो किया था। बहुत सारी कंपनीज को बैंकरप्ट होने से सेफ रखा था। और फिर दोस्तों इस कंपनी की एक और अजीब बात, इस कंपनी की सभी हायर पोस्ट पर आपको सिर्फ पॉलिटिशियंस ही देखने को मिलेंगे। इसके जवाब में लैरी का ये कहना था कि वो लोग अच्छी तरह सरंजाम दे सकते हैं किसी और के अलावा। और इसके पीछे की मिस्ट्री इससे उलट है। जब इन ऑफिसर्स को हाई रैंक पर जॉब मिलती है और ये लोग जब वापस पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो ये सिर्फ उसी को सपोर्ट करते हैं जो ब्लैक रॉक कंपनी को सपोर्ट करता है और ऐसे लॉज के हक में होते हैं जो बड़े बड़े अमीर लोगों को टैक्स में रिलीफ दिलाते हैं ताकि ब्लैक रॉक को कम से कम टैक्स पे करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडीज और वाले एडियामो ब्लैक रॉक के एम्प्लॉय रह चुके हैं जो कि बराक ओबामा की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं और यही लोग आगे बाइडन के साथ काम करते हैं। और इवन कैमेला हैरिस भी ब्लैक रॉक की एम्प्लॉय रह चुकी हैं जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। सो अब अगर कोई पॉलिसी बने और वो ब्लैक रॉक के अगेंस्ट हो तो ऐसा हो नहीं सकता। सो इसलिए अमेरिका का मोस्टली पैसा ब्लैक रॉक ही मैनेज करती है। और इवन इन कोरोना वायरस अमेरिका ने इमरजेंसी में FMA ये एक ब्लैक रॉक की कंसल्टेंट टीम है, इसने अपने फंड्स को मैनेज करने का टेंडर दिया था और वो भी बिना किसी बोली के। सो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक रॉक इतना ज्यादा पैसा कहाँ करती है? तो दोस्तों अमेरिकन फंड्स को कंट्रोल करने से ये कंपनी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही है। इवन पेप्सी, कोका कोला, वॉलमार्ट, सिस्को, मैकडोनल्ड, जॉनसन जोन्स, मास्टरकार्ड, वीजा.com जैसी कंपनीज में ब्लैक रॉक ने बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट की हुई हैं। यानी अगर आप अपने कार्ड में से किसी ना किसी को पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हो तो इससे भी ब्लैक रॉक को बेनिफिट मिल रहा है। ब्लैक रॉक की मेजर होल्डिंग्स की बात करें तो फोर्ड में इसकी 7.25 स्टेक्स हैं, फेसबुक में, एप्पल में और JP मॉर्गन में 6.5% स्टेक्स हैं और अल्फाबेट इंक में 4.48% और वेरिजोन में 7.5% शेयर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और नवीडिया जैसी कंपनीज में भी ब्लैक रॉक के अच्छे खासे शेयर्स मौजूद हैं और ये हर जगह टॉप इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आपको मिलेगी। ब्लैक रॉक जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो उसके शेयर्स तब से ही बढ़ने लग जाते हैं और आज के टाइम पर चाइना में भी ब्लैक रॉक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है।
और इसकी वजह यह है कि यूएसए ने चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर बैन लगा रखा है और कई कंपनीज को तो ब्लैकलिस्ट भी कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद आज भी ब्लैक रॉक इनमें इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना में रियल एस्टेट पर्पस और म्यूचुअल स्टेट फंड्स में ब्लैक रॉक पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका है और लगता है आने वाले टाइम पर चाइना भी ब्लैक रॉक का फैन बन जाएगा। दोस्तों, ब्लैक रॉक खुद को एक वेलफेयर कंपनी बताती है, मगर दूसरी तरफ इसने उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है जो क्लाइमेट चेंज की वजह बन रही हैं और फॉसिल फ्यूल कंपनीज में भी ये इन्वेस्ट कर रही है। और फिर एक्सॉन मोबाइल में इसके 6.7% शेयर्स हैं और सिर्फ ये एक कंपनी आज वर्ल्ड वाइड 2% कार्बन एमिशन की रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा ब्लैक रॉक ने वेपन इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और इससे ये कंपनी का डबल स्टैंडर्ड रुख देखने को मिलता है। और इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि लैरी या इसकी कंपनी को सिर्फ अपने प्रॉफिट से गर्ज है। इनको ये नहीं कि इनका कोई भी स्टेप नेचर को तबाह कर रहा है या फिर इस मैनकाइंड के लिए डेंजर है। और यही वजह है कि इस कंपनी ने टिल 1999 टू 2020 7,539% ग्रोथ करी है। लेकिन एक बात हजम नहीं हो रही, आखिर ये लोग अपना पैसा उसी जगह पर ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं जहां से इनको सिर्फ प्रॉफिट हो रहा हो। और फिर अगर ये लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज रखने होंगे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट रेशियो बहुत कम होगा और इन कैलकुलेशंस में मिस्टेक चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मगर इन सबको ओवरकम करने के लिए इनके पास है अलादीन। वो ड्रामाज वाला नहीं, बल्कि इनके पास अलादीन नाम का एक एआई चैटबॉट है, जिसकी वजह से आज ये इतनी ऊंचाई पर है। इसका फुल नेम है एसेट लायबिलिटी डेबिट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। असल में ये एक सॉफ्टवेयर टाइप एआई है जो एक फ्यूचर प्रोग्राम के बिहाफ पर काम करता है। इस सॉफ्टवेयर का काम है रिस्क मैनेजमेंट करना। ये एआई ग्लोबली कैलकुलेशंस करने के बाद ये बताता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा और कहां से लॉस होगा। ये इस दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी कंपनी के डाटा को एनालाइज करने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है और इस दुनिया में इसके यूजर्स की तादाद सिर्फ 50,000 है और बड़ी बड़ी कंपनीज इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के करोड़ों के हिसाब से पे कर रही हैं। और आज इस एआई के थ्रू 21 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट मैनेज किए जा रहे हैं और इसके जरिए ही जापान अपने 1.5 ट्रिलियन के पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पेरेंटेड अल्फाबेट सिर्फ इसी एआई पर ही रिलाई करती हैं। और दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि अगर ये कंपनी इतनी बड़ी है तो हम इसे मीडिया पर क्यों नहीं देखते। तो इसका एक जवाब ये है कि लैरी ये नहीं चाहते कि इनको पब्लिक में सपोर्ट किया जाए और इस गुमनामी की वजह से लैरी बहुत आसानी से अपनी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकती हैं, चाहे वो लीगल हो या इनलीगल हो, और वो आम लोगों के क्रिटिसिज्म से दूर रहकर अपना काम सरअंजाम देते हैं। So I hope guys you like this video. Like video and subscribe to my channel for more interesting videos. Goodbye.